हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमाकांत रावत आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, डिसीज होती हैं हमारे शरीर में, किस प्रकार और कौन कौन सी डिसीज पाई जाती हैं, और डिसीज को याद करने की एक बेस्ट ट्रिक हम आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपको बिल्कुल पूरा का पूरा जो डिसीज वाला जो टॉपिक है आपको बिल्कुल याद हो जाए और इसको रटना ना पड़े। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, रोग या डिसीज किसे कहते हैं? रोग या डिसीज किसे कहते हैं? तो जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या अनियमितता आती है, जिससे हमारा शरीर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है, उसे हम डिसीज या रोग या बीमारी कहते हैं। दोस्तों, जो बीमारी है वो दो प्रकार की हो सकती हैं। बीमारी एक तो जन्मजात होती है, जो जन्म से ही प्राणियों में, व्यक्तियों में पाई जाती हैं, और दोस्तों दूसरी जो होती हैं वो होती हैं उपार्जित, जिन्हें व्यक्ति या कोई मनुष्य अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। तो दोस्तों, जन्मजात जो होती हैं वो कुछ आनुवंशिक भी हो सकती हैं। जन्म से जो रोग रहते हैं, जैसे हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, या फिर कोई सिंड्रोम है जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये कुछ जन्म से ही पाई जाती हैं। तो ये जन्मजात बीमारियों के अंतर्गत आती हैं। रंजकहीनता है, ठीक है। दूसरा जो उपार्जित होती हैं, उपार्जित वे हैं जो जन्म से नहीं होती हैं। वे रोग या बीमारियां जो व्यक्तियों में जन्म से नहीं पाई जाती हैं, लेकिन उन्हें जीवन काल में वो प्राप्त कर लेती है। माने जीवन की किसी न किसी अवस्था में उन्हें अगर रोग हो जाए तो उन रोगों को उपार्जित या एक्वायर्ड कहते हैं, ठीक है। जो उपार्जित रोग हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो रोग हैं वो संक्रामक रोग होते हैं, इन्फेक्टियस, माने इन्फेक्शन हो जाता है, और दूसरे होते हैं असंक्रामक। संक्रामक वो कहलाते हैं। उपार्जित में जो संक्रामक रोग हैं, संक्रामक रोग किन्हें कहते हैं? तो संक्रामक रोग वे हैं जो किसी भी जीव के द्वारा, किसी भी रोगाणु के द्वारा या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं। चाहे वो विषाणु के द्वारा रोग उत्पन्न हो, चाहे वायरस के द्वारा उत्पन्न हो, चाहे बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न हो, कवक के द्वारा उत्पन्न हो, किसी भी कृमि के द्वारा उत्पन्न हो। तो इस प्रकार के जो रोग हैं, जो किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न होते हैं, किसी रोगाणु के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। दूसरे होते हैं असंक्रामक किसी भी भौतिक कंडीशन के कारण उत्पन्न होते हैं शरीर में, और ये उसी व्यक्ति तक, उसी रोगी व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं हैं। तो ये कहलाते हैं असंक्रामक रोग। जैसे संक्रामक रोगों की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं संक्रामक रोगों के, तो जैसे कुष्ठ रोग है, या सर्दी जुकाम है, या टाइफाइड है। तो ये ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं। जबकि जो असंक्रामक रोग होते हैं, ये किसी भौतिक कंडीशन के कारण उत्पन्न होते हैं और ये उसी व्यक्ति तक सीमित रहेंगे। जैसे आप देखें, कैंसर है, तो कैंसर जो है वो एक व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। कैंसर जिस व्यक्ति को होगा उसी तक सीमित रहेगा, अर्थात वो दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलेगा। तो ये असंक्रामक रोग है। मधुमेह है, ये असंक्रामक रोगों के अंतर्गत आते हैं। एलर्जी है, असंक्रामक रोगों के अंतर्गत आती हैं। या विटामिनों की कमी से रतौंधी है, या बेरी है, या रिकेट्स है, सूखा रोग है, ये व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहते हैं, असंक्रामक रोगों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जैसे कहा रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहते हैं, तो जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको हम रोग जनक कहते हैं, या हम उनको रोगाणु भी कह सकते हैं, रोगाणु या रोग जनक भी कह सकते हैं, या इनको हम पैथोजन कहते हैं, पैथोजन या रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को। दोस्तों, सबसे पहले जो रोगाणु की खोज की थी वो रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने, जो रॉबर्ट कोच हैं, इन्हें रोगाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, और इन्होंने ही
इन रोगाणुओं की खोज की थी। दोस्तों वह शाखा जिसमें रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम रोगाणु विज्ञान या पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब अपन जो रोग या डिसीज हैं इनके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आज हम एक ट्रिक जानेंगे जो इनके बारे में जानकारी देगी, आपको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं विषाणु या वायरस से उत्पन्न रोग, ऐसे रोग जो वायरस या विषाणु के द्वारा उत्पन्न होते हैं। दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं सबसे पहले विषाणु या वायरस हैं क्या। तो विषाणु या वायरस वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, दो चीजों से निर्मित होते हैं। दोस्तों जो वायरस है, विषाणु ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के रूप में या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि डीएनए या आरएनए दोनों एक साथ वायरस में नहीं पाए जाते हैं। तो जो वायरस है वो केवल प्रोटीन से, और इनकी प्रोटीन इकाई को कैप्सिड कहा जाता है। जो वायरस में प्रोटीन से निर्मित इकाइयां होती हैं उनको कैप्सिड कहते हैं, और जो डीएनए आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इन दोनों से निर्मित होते हैं वायरस या विषाणु। विषाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? विषाणु विज्ञान के जो जनक है वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान की जो है उसको क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं, और इसके जो जनक हैं उनको हम इवानोव्स्की कहते हैं। इवानोव्स्की जो कि विषाणु के जनक कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अब अपन दोस्तों देखेंगे विषाणु या वायरस से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में अपन जानकारी करेंगे, जिससे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए हम एक आपको छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूं, आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो एक छोटी सी जो ट्रिक है इसको अपन देखते हैं। दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है जिससे हमें विषाणु या वायरस से उत्पन्न होने वाले लोग सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम लोग बार बार क्या है, कौन सा रोग जीवाणु से होता है, कौन सा विषाणु से होता है, कौन सा कवक के द्वारा उत्पन्न होता है, कौन सा प्रोटोजुआ के द्वारा उत्पन्न, कौन सा कृमि के द्वारा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दोस्तों आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, और विषाणु के या वायरस से उत्पन्न होने वाले रोगों को बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर जो ट्रिक है ये हमने थोड़ी सी एक लाइन लिखी हुई है जो कि एक छोटी सी ट्रिक है। यहाँ पर हमने कहा रेखा हमें हिट से पोइचे छोड़ गई, मतलब रेखा हमें हिट से पोइचे माने पीछे छोड़ गई। तो दोस्तों इससे क्या क्या निकल कर आ रहा है, एक छोटी सी लाइन भर आपको याद रखनी है, और अगर आपने ये लाइन याद रख ली तो इससे आपको ये पता रहेगा कि वायरस या विषाणु से जितने भी रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, वो आपको कभी नहीं भूलना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं छोटी सी लाइन, और इससे कौन कौन से रोग बनते हैं और हमारे कौन कौन से अंगों को वह रोग प्रभावित करते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले रेखा हमें हिट से पोइचे छोड़ गई, पोइचे माने पीछे छोड़ गई। अब दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले रेखा मतलब यहाँ पर अपन देख सकते हैं, तो इसको लगा सकते हैं रेबीज से, मतलब रे से क्या लगा लिया अपन ने, रेबीज। और दोस्तों रेबीज जो रोग है वो किससे उत्पन्न होगा, तो विषाणु या वायरस से उत्पन्न होगा। दोस्तों दूसरा देख लेते हैं अपन खा से समझ लेते हैं इसको, खसरा, क्या समझ लेते हैं, खसरा, मीसल्स दूसरा रोग। और यहाँ पर हा से अपन हमें, रेखा हमें हिट, तो यहाँ पर हा से अपन समझ लेते हैं यहाँ पर हर्पीज, क्या समझ लेते हैं, हर्पीज। और मां से मैं से समझ लेते हैं अपन क्या, मेनिनजाइटिस, ये समझ लेते हैं।
और इसके बाद ही, तो ही से समझ लेते हैं अपन हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। और अपन यहाँ पर टी से समझ लेते हैं, टी से ट्रेकोमा, ट्रेकोमा समझ लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं से समझ लेते हैं अपन साधारण जुकाम, ये समझ लेते हैं। दोस्तों ये आधी लाइन हुई है। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं पोइचे छोड़ गई, तो पोइचे मतलब इससे समझ लेते हैं अपन क्या, इसको समझ लेते हैं पोलियो, क्या समझ लेते हैं, पोलियो। और यहाँ पर ए से समझ लेते हैं दोस्तों, ए से समझ लेते हैं अपन एड्स। और दोस्तों यहाँ समझ लेते हैं चे से, इसको समझ लेते हैं दोस्तों चेचक, क्या समझ लेते हैं, चेचक। और यहाँ पर छो, तो यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों छोटी माता, क्या समझ लेते हैं दोस्तों इसको, छोटी माता। और यहाँ पर डा, तो इससे आ जाएगा दोस्तों डेंगू। और यहाँ गा, तो गा से समझ लेते हैं दोस्तों गलसुआ। और यहाँ पर ई, तो ई से समझ लेते हैं दोस्तों इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों ये कुछ एक लाइन आप याद करने से आप पूरे वायरस या विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अपन को जो लाइन याद रखनी है वो लाइन ये है, और इस लाइन से ही सभी वायरस से उत्पन्न रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, रेखा हमें हिट से पोइचे छोड़ गई, मतलब पोइचे माने पीछे छोड़ गई। तो यहाँ पर देखेंगे रेखा, रे से मतलब रेबीज और खा से मतलब खसरा। अब दोस्तों इनके बारे में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले रेबीज, और जो रेबीज होता है इसका एक दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया। क्या नाम होता है दोस्तों इसका, हाइड्रोफोबिया। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। जो रेबीज है ये रेबीज वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है, रेबीज वायरस से पाया जाता है, उत्पन्न होता है। और दोस्तों रेबीज वायरस जो है वो कहाँ होता है, तो रेबीज वायरस जैसे कुत्ते हैं या बंदर है, गिलहरी है, बिल्ली है, इनकी लार में प्रमुख रूप से रेबीज वायरस पाया जाता है। और दोस्तों रेबीज वायरस युक्त जो जानवर है अगर वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये वायरस उसके शरीर में पहुंच जाता है। और दोस्तों रेबीज से जो प्रभावित अंग है वो कौन सा है, ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है तंत्र का तंत्र। रेबीज वायरस से जो सबसे अधिक प्रभावित होता है दोस्तों वो होता है कौन सा, तंत्र का तंत्र, नर्वस सिस्टम। इस रोग में होता क्या है, ये वायरस सबसे पहले जाएगा मस्तिष्क में, मस्तिष्क में जो मेरुरज्जु होता है उसकी कोशिकाओं को डैमेज करेगा। और उनकी कोशिकाएं क्या करती हैं, पेशियों पर नियंत्रण रखती हैं। तो इसमें क्या है, पेशियों पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। और यहाँ पर जो रेबीज है वो तंत्र का तंत्र को डिनोट कर लेता है। दूसरी चीज इसमें गले में जो मुख्य रूप से गले में दिक्कत आती है इससे, और पानी से डरता है, और पानी से डरने के कारण ही इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। उसका गला बिल्कुल बंद हो जाता है जिसके कारण वो पानी भी नहीं रोगी पी सकता है, और पानी नहीं, जिसके कारण वो पानी से डरने लगता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेबीज। दूसरा खसरा, खसरा या मीसल्स, मीसल्स भी कहते हैं इसको, मीसल्स या खसरा। तो खसरा में दोस्तों क्या होता है, इसमें संपूर्ण शरीर जो प्रभावित अंग है, खसरा से जो प्रभावित अंग है वो है संपूर्ण शरीर। और संपूर्ण शरीर में इसके क्या होता है, छोटे छोटे दाने जो हैं वो उभर आते हैं। खसरे में पूरा शरीर लाल पड़ जाता है, चेहरा लाल पड़ जाता है, और इसमें बुखार भी लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार होता है। तो खसरा, मीसल्स, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। दोस्तों हमें से दो रोग बनाए, एक हर्पीज और एक मेनिंजाइटिस। दोस्तों जो हर्पीज होता है इसमें प्रभावित अंग त्वचा है,
दोस्तों हर्पीज में जो प्रभावित अंग त्वचा है और इस रोग में होता क्या है, तो इस रोग में हल्का बुखार बना रहता है। दूसरी चीज, इसमें जो त्वचा है, त्वचा पर छोटे छोटे दाने या दाग टाइप की संरचनाएं जो हैं वो इस रोग में उभर आती हैं। मुख्य रूप से इसमें चेहरा और जननांग मुख्य रूप से इस रोग में प्रभावित रहते हैं। उनमें हर्पी और त्वचा पर लाल रंग के जो धब्बे हैं खुजली जैसे वे इसमें रोग में उत्पन्न हो जाते हैं। और ये सभी संक्रामक रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों में से मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क जो ब्रेन है मेनिंजाइटिस में वो मुख्य रूप से प्रभावित होता है। अब दोस्तों देखते हैं हेड से बने दो रोग, एक हेपेटाइटिस और एक ट्रोकोमा। दोस्तों हेपेटाइटिस जिसको हम पीलिया भी कहते हैं, पीलिया ये थोड़ा सा घातक रोग होता है पीलिया। और इस पीलिया में होता क्या है दोस्तों, पीलिया रोग में होता क्या है दोस्तों, इस रोग में जो यकृत है वो डैमेज होता है। तो दोस्तों इसमें प्रभावित अंग अगर पूछा जाए तो आपको बताना है हेपेटाइटिस में प्रभावित अंग यकृत या लीवर होता है। लीवर में सूजन आती है जिसके उसका आकार जो है वो बढ़ जाता है और इसमें जो शरीर है वो पीला पड़ जाता है। तो संपूर्ण शरीर पीला पड़ जाने के कारण इसको हम पीलिया कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं अगला जो रोग है वो ट्रोकोमा है। और ट्रोकोमा में मुख्य रूप से इसमें जो आंखें हैं वो इस रोग में प्रभावित होती हैं। आंखों से लगातार आंसू आते रहते हैं और दिखना भी थोड़ी दृष्टि भी कम पड़ जाती है। और दोस्तों यहाँ पर अपन देख लेते हैं आंखों के आंसू के द्वारा ही यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो रेखा हमें हिट्स तो यहाँ से इतने रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और ट्रैकोमा। अब दोस्तों देख लेते हैं से मतलब साधारण जुकाम। और जो साधारण जुकाम होता है ये जुकाम में मेन रूप से जो छोटे छोटे इस रोग में जो प्रभावित अंग है वो होता है श्वसन तंत्र मेन रूप से इसमें प्रभावित होता है। और जो श्वसन तंत्र से संबंधित जो श्वास नली होती है और वो प्रभावित होती है। और इसमें जो सामान्य जुकाम होता है ये लगभग 3 से 7 दिन में स्वतः ही ठीक हो जाता है। और ये कोरोना वायरस से हो सकता है। कोरोना वायरस से जुकाम होता है, सिर दर्द इसमें बना रहता है, हल्का बुखार भी रहता है। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता किसके कारण है, तो जब रोगी व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो उसके मुंह से छोटे छोटे बिंदु कण निकलते हैं और उन बिंदु कणों के संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आ जाता है तो इस प्रकार ये फैलता है साधारण जुकाम। और यहाँ से अब देख लेते हैं अगले जो है पोइचे छोड़ गई। तो यहाँ पर पोइचे से 3 रोग निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, एक पोलियो, एक एड्स और एक आ जाएगा चेचक। तो दोस्तों यहाँ पर पोइचे में आप देखेंगे पोलियो जो रोग होता है इसमें मुख्य रूप से जो नाड़ी है ये प्रभावित अंग है और रीढ़ की हड्डी है ये भी प्रभावित अंग है, गला है ये भी प्रभावित अंग है और पेशियां भी इससे प्रभावित होती हैं। तो दोस्तों पोलियो जो रोग होता है पोलियो वायरस से होता है और ये बच्चों में होता है। और दोस्तों यहाँ पर वयस्कों में भी पोलियो रोग हो सकता है। इसमें क्या होता है जो पेशियां हैं वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पोलियो में किसी अंग में कोई अंग लकवा मार जाता है या कार्य नहीं करता है तो वो पोलियो रोग के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अपन इसके लिए पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। और इसके बाद एड्स देख लेते हैं दोस्तों। एड्स जो होता है ये HIV वायरस के कारण होता है दोस्तों। HIV वायरस के कारण एड्स रोग होता है। और एड्स जो है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। और दोस्तों HIV ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस जो है उससे रोग उत्पन्न होता है। और यह जो रोग होता है यह रोग किसी भी शरीर के तरल संयोजी ऊतक के द्वारा यह रोग जैसे रुधिर है
या लाल है, इनके द्वारा या वीर है, इनके द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब प्रत्यक्ष कांटेक्ट में कोई व्यक्ति आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई व्यक्ति आता है, तब एड्स रोग के फैलने की संभावना रहती है। दूसरी, संक्रमित जो रोगी व्यक्ति है उनकी संक्रमित जो वस्तुएं हैं उनके उपयोग करने से भी एड्स रोग फैल सकता है। और दोस्तों इसमें प्रभावित अंग क्या है, एड्स रोग में प्रभावित अंग क्या है, तो दोस्तों आपको याद रखना है एड्स रोग में जो प्रभावित अंग है वो है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा तंत्र, जो इम्यून सिस्टम होता है वो इससे प्रभावित, क्योंकि डायरेक्ट जो HIV वायरस होता है वो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव डालता है। और प्रतिरक्षा तंत्र की जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं उनको ये वायरस डैमेज करता है और सबसे घातक है, क्योंकि इसका जो उद्भवन काल है, जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये लगभग 3 से 12 वर्ष तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये याद रखना है। और चलते हैं अगले रोग के ऊपर। अगला रोग जो है चेचक। चेचक या इसको शीतला भी कहते हैं, इसको शीतला भी कहा जाता है, शीतला या चेचक कहा जाता है, या इसको हम स्मॉल पॉक्स कह सकते हैं, इसको हम स्मॉल पॉक्स कह सकते हैं या शीतला कह सकते हैं, चेचक। तो दोस्तों ये जो चेचक है ये बड़ी माता भी कहलाती हैं, इनको हम बड़ी माता भी कह सकते हैं। और ये जो है शरीर पर, इस रोग में, ये जो रोग है वेरियोला वायरस होता है। दोस्तों आपको याद रखना है जो चेचक रोग है वो किस वायरस से होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है वेरियोला वायरस से चेचक रोग होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है। अब ये वेरियोला वायरस जो है शरीर में प्रवेश दूषित जल के कारण या दूषित भोजन के कारण शरीर में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद चेचक में संपूर्ण शरीर, जो प्रभावित अंग है दोस्तों ये है संपूर्ण शरीर, इसमें संपूर्ण शरीर पर बड़े बड़े चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं, धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं। पहले चेचक को देवी जी का प्रकोप मानते थे, लेकिन बाद में खोजा गया है कि वेरियोला जो वायरस है वो चेचक उत्पन्न करता है। दोस्तों चेचक रोग से 1950 में दोस्तों चेचक रोग से लगभग 25 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। दोस्तों ये चेचक रोग, इसका टीका लगाया जाने लगा है। 9 माह में बच्चे में चेचक का टीका लगाया जाता है, जिससे भविष्य में चेचक ना हो। दोस्तों चलते हैं अगले रोग के बारे में। तो अगला रोग है छोटी माता, या इसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं, चिकन पॉक्स या छोटी माता। दोस्तों इसमें भी हल्का बुखार होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं और ये ज्यादा घातक नहीं होता है, कुछ ही समय में ठीक हो जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले रोग की ओर। अगला रोग है जो वो है डेंगू है, और हड्डी तोड़ बुखार भी इसको कहते हैं। दोस्तों डेंगू जो है, ये जो डेंगू रोग होता है ये भी वायरस के कारण होता है, डेंगू वायरस उसे कहा जाता है। लेकिन इसको फैलाने में मच्छर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इजिप्टाइल एडीज जो मच्छर होता है दोस्तों, एडीज जो मच्छर होता है, मादा एडीज की मादा एडीज मच्छर जो है वो डेंगू रोग को फैलाने का काम करती है। और दोस्तों इसमें मेन रूप से बुखार रहता है और इसमें जो हृदय प्लेटलेट्स है उनकी संख्या कम होने लगती है और इसको मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले रोग की ओर। अगला जो रोग है गल, और डेंगू में संपूर्ण जो शरीर है वो मेन रूप से प्रभावित होता है। अब चलते हैं दोस्तों गलसुआ, या इसको हम मप्स रोग भी कहते हैं। अब दोस्तों जो मप्स रोग है ये वायरस के कारण, मप्स वायरस के कारण होता है और दोस्तों इसमें ये छोटे बच्चों में ज्यादा होता है और इसमें हमारे गाल के अंदर जो गाल या कपोल है उनके अंदर जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है। दोस्तों गलसुआ रोग में पैरोटिड जो लार ग्रंथि होती है, जो 3 लार ग्रंथि होती है जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड है जो कि गाल के नीचे अंदर की ओर स्थित होती है, कान के अंदर की ओर नीचे की तरफ स्थित होती है पैरोटिड लार ग्रंथि। और ये गलसुआ रोग में ये इन्फेक्टेड होती है, इस पर इनका वायरस का मप्स वायरस का संक्रमण होता है जिसके कारण सूजन आ जाती है और दर्द होता है। दोस्तों चलते हैं अगले रोग की ओर। अगला जो रोग है इन्फ्लुएंजा, या इसको हम फ्लू भी कहते हैं। दोस्तों ये भी
खतरनाक रोग होता है इन्फ्लुएंजा, और फ्लू के नाम से घातक अवस्था में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। और इन्फ्लुएंजा में जो श्वास नली होती है, श्वास नली में सांस लेने में तकलीफ होती है, और जो झिल्ली होती है श्वास नली की ऊपरी जो एपिथेलियम झिल्ली है उसको ये वायरस भेद करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और लगातार जुकाम रहता है, सिर दर्द होता है। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू के लक्षण है। इनमें जो प्रभावित अंग है उसमें श्वसन तंत्र कह सकते हैं। प्रभावित अंग जो है वो श्वसन तंत्र होता है इन्फ्लुएंजा में। तो दोस्तों ये कुछ रोग आपको ये रटना नहीं है दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, उससे संपूर्ण रोग जो रोग वायरस के कारण होते हैं, इन रोगों के अलावा दोस्तों हम कुछ एक दो रोग और इसमें बता देते हैं। चिकनगुनिया, एक चिकनगुनिया रोग होता है जो भी वायरस के कारण होता है। चिकनगुनिया रोग होता है जो एडीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर इसका वाहक होता है, ठीक है। चिकनगुनिया वायरस के कारण ही होता है। एक और दोस्तों इसमें स्वाइन फ्लू, दोस्तों ये अलग से कुछ बता रहे हैं जो कि वायरस से ही उत्पन्न रोग हैं। स्वाइन फ्लू, दोस्तों स्वाइन फ्लू जो है सुगर में मुख्य रूप से इन्फेक्टेड करते हैं। इसका जो वायरस है दोस्तों H1N1 वायरस है, जिसके कारण स्वाइन फ्लू रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। इनमें भी श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारी है वो उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो में, ये रोगों से संबंधित पार्ट फर्स्ट वीडियो है दोस्तों। इसके बाद हम वायरस जीवाणु के कारण कौन सी ट्रिक लाएंगे जिससे आपको किसी भी रोगजनक के कारण होने वाले रोगों को रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद हम आपको जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग बताएंगे अगले पार्ट में, और फिर दोस्तों हम आपको बताएंगे कवक के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, और दोस्तों प्रोटोजोआ जंतुओं के कारण जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपको याद रखना है जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूं जो आप कमेंट करके हमें बताएं। तो दोस्तों डेंगू जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, आपको एक कमेंट करके बताना है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।